धुरंधर के बाद से बॉलीवुड का पूरा सिस्टम हिल गया है। ये कोई नई बात नहीं। सनी देओल से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक और अब रणवीर सिंह। बाहर से आने वाले हर उस इंसान के साथ यही होता है जो इस गिरोह का हिस्सा नहीं। जब रणवीर का लीन पैच आया तो इस बॉलीवुड माफिया ने उनसे काम छीन लिया और जैसे ही धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस तोड़ा, वही लोग दोबारा उनके दरवाजे पर खड़े थे। डॉन थीम के लिए पहले ऋतिक रोशन को एक्सप्लोर किया गया, फिर धुरंधर की सक्सेस देखकर रणवीर के पास वापस आए और जब रणवीर ने स्क्रिप्ट और क्रिएटिव इश्यूज की वजह से फिल्म छोड़ी तो FWIC ने 4 लाख वर्कर्स का बॉयकॉट उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। ये इकोसिस्टम इतना खतरनाक है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार की जान चली गई, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनका असली दर्द ये नहीं कि कोई चला गया, इनका दर्द ये है कि कोई बाहरी इनसे बड़ा हो जाए। आज हम पहले रणवीर सिंह का पूरा मामला समझेंगे और फिर उस बॉलीवुड माफिया का वो चेहरा दिखाएंगे जो आपसे हमेशा छुपाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। पहले हम थोड़ी बात सुशांत सिंह राजपूत की करते हैं, क्योंकि इनके साथ भी बॉलीवुड माफिया ने सेम किया था। सुशांत बॉलीवुड आने से पहले टीवी पर काम करते थे और वहां काफी सक्सेसफुल भी थे। पवित्र रिश्ता जैसे शो में लीड रोल किया, फिर उन्होंने बॉलीवुड आने की सोची और वो एक कंप्लीट आउटसाइडर थे, कोई गॉडफादर नहीं था। बाहर से आकर उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, कै पोचे, केदारनाथ, डिटेक्टिव व्योमकेश बाक्षी, सब हिट, सब सुपर हिट। लेकिन जब बॉलीवुड माफिया ने ये देखा तो उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। उस वक्त के इंटरव्यूज और फेमस टॉक शोज देखो तो साफ दिखता है कि सुशांत की बेइज्जती होती थी, उन्हें कभी सुपरस्टार नहीं माना गया और कोविड में उनकी जान चली गई। अगर बॉलीवुड माफिया ने थोड़ा सपोर्ट किया होता तो आज एक सुपरस्टार हमारे बीच होता। आने वाली रामायण में अगर वो राम बनते तो कितनी परफेक्ट कास्टिंग होती, पर अफसोस वो हमारे बीच नहीं है। रणवीर सिंह के केस को समझने के लिए हमें पहले बॉलीवुड माफिया को समझना पड़ेगा और इसके लिए 1990 के दौर में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये खेल पहली बार नहीं खेला जा रहा। ये प्लेबुक बॉलीवुड पहले भी यूज कर चुका है, एक और सुपरस्टार के साथ जो इस सिस्टम से बाहर था, जो इस इकोसिस्टम को चैलेंज कर रहा था। नाम था सनी देओल। और उस कहानी को समझे बिना आज की कहानी अधूरी है। 1990 का दौर था, बॉलीवुड में दाऊद का साया था। उस वक्त जो फिल्में बन रही थी उनमें या तो विलन हिंदू होता था, हीरो का लकी नंबर 786 होता था, या फिर एक रेपिस्ट मां काली की पूजा करते हुए दिखाया जाता था। नेशनलिज्म और हिंदू आइडेंटिटी स्क्रीन पर प्रैक्टिकली गायब थी। जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उस इकोसिस्टम से जुड़े थे वो एक खास तरह की फिल्म्स बना रहे थे, जहां इंडिया की इमेज कमजोर हो और पाकिस्तान की सिंपैथेटिक। तब सनी देओल आए। 1996 में घातक आई, जिसमें सनी एक अनअपोलोजेटिक हिंदू थे, माथे पर भगवा, हर हर महादेव के नारे और गंगा मैया की कसम। 1997 में बॉर्डर आई। पहली बार किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में पाकिस्तान को ओपनली इस तरह दिखाया गया। ऑडियंस ने जो रिस्पॉन्स दिया वो बॉलीवुड के एस्टेब्लिशमेंट को हजम नहीं हुआ और फिर आई गदर। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बिकी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। ये फिल्म लगान के साथ सेम डेट पर रिलीज हुई थी और गदर ने लगान को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में सनी देओल की फिल्म्स बैन हो गई, अंडरवर्ल्ड बौखला गया और बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट डर गया। गदर जैसी हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर के बाद सनी देओल का करियर 7th हेवन पर होना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अचानक सारे बड़े बैनर्स ने हाथ खींच लिया। कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं। जाल, द ट्रैप, खेल, कर्ज, जो बोले सो निहाल जैसी फिल्म्स में डाल दिया गया। मीडिया ने नैरेटिव बना दिया कि सनी देओल आउटडेटेड हो गए हैं, उनका वक्त चला गया। और उस वक्त ऑडियंस के पास कोई आवाज नहीं थी। सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, यूट्यूब नहीं था। जो इंडस्ट्री बोल दे वही सच बन जाता था। क्रिटिक्स इंडस्ट्री के साथ थे, अवार्ड शोज इंडस्ट्री के साथ थे, मीडिया इंडस्ट्री के साथ था। एक पूरी PR मशीनरी थी जो किसी भी स्टार को रातों रात आउटडेटेड डिक्लेयर कर सकती थी। सनी देओल को पूरे 11 साल वेट करना पड़ा। 2023 में गदर 2 आई और फिर ब्लॉकबस्टर। बॉर्डर 2 आई, फिर ब्लॉकबस्टर। ऑडियंस कहीं गई नहीं थी, उन्हें सनी देओल चाहिए थे, उन्हें वो सिनेमा चाहिए थी। बस इंडस्ट्री ने उन तक पहुंचने का रास्ता 22 सालों तक बंद कर दिया था। ये सिर्फ एक एक्टर का नुकसान नहीं था, ये करोड़ों ऑडियंस का नुकसान था जिन्हें वो सिनेमा देखने से रोक दिया गया जो वो देखना चाहते थे। अब वापस आते हैं 2025 पर। रणवीर सिंह के साथ जो हो रहा है उसे देखकर साफ लगता है कि बॉलीवुड वही पुरानी प्लेबुक निकाल रहा है। FWIC का बॉयकॉट, मीडिया का नैरेटिव, इंडस्ट्री का प्रेशर, ये सब मिलाकर वही मैसेज है जो कभी सनी देओल को दिया गया था। तुम हमारे इकोसिस्टम से बाहर हो, तुम्हें हम तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क सब कुछ बदल देता है। 2001 और 2025 का बॉलीवुड एक नहीं है। उस वक्त बॉलीवुड के पास था मीडिया कंट्रोल, क्रिटिक सर्किट, अवार्ड शोज, PR मशीनरी और द कंपनी का डर। जिसे आउटडेटेड डिक्लेयर कर दो वो आउटडेटेड हो जाता था। ऑडियंस के पास रिस्पॉन्ड करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज सलमान खान की सिकंदर ईद पर रिलीज होकर 70% डिक्लाइन के साथ फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार की आखिरी बड़ी हिट 2021 में आई थी, उसके बाद लगातार 8 फिल्म्स फ्लॉप। 2023 से 24 में हिंदी बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू 13% गिरी और उस रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा साउथ इंडियन फिल्म्स की हिंदी डबिंग से आया। स्टार पावर और बिग बजट ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन आज इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो फिल्म्स चली, उरी, द कश्मीर फाइल्स, छावा, केरला स्टोरी, धुरंधर, ये सब वही फिल्म्स थीं जिन्हें बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट सालों से प्रोपेगेंडा, डाउन मार्केट और रिग्रेसिव कहकर नाक भाव सिकोड़ता था। आज वही सिनेमा बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यानी जिस सिनेमा को बॉलीवुड ने दशकों तक दबाया, आज वही सिनेमा उनकी इंडस्ट्री को चला रही है। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी? आज नैरेटिव इंडस्ट्री नहीं बनाती, ऑडियंस बनाती है।
ट्विटर ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम एडिट्स, यूट्यूब वीडियोस, मीम कल्चर, यही आज का सबसे बड़ा पीआर है और कोई प्रोडक्शन हाउस इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब धुरंधर रिलीज हुई तो साउथ के बड़े बड़े स्टार्स जैसे रामचरण, जूनियर एनटीआर, रजनीकांत, विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन सबने तारीफ की। ये ऑर्गेनिक था, ये रियल था, कोई पीआर मशीनरी इसे बाय नहीं कर सकती थी। इसीलिए बॉलीवुड चाहे भी तो रणवीर सिंह के साथ वो नहीं कर सकता जो सनी देओल के साथ किया था, क्योंकि आज अगर रणवीर किसी भी प्रोड्यूसर के साथ बैठकर एक फिल्म अनाउंस करें, ऑडियंस थिएटर में होगी। ख्वाइश का बॉयकॉट, इंडस्ट्री का प्रेशर, मीडिया का नैरेटिव, ये सब रणवीर की एक फिल्म के सामने बेकार हो जाएगा। बॉलीवुड को ये पता है और यही उनकी सबसे बड़ी बेबसी है। सनी देओल के जमाने में इंडस्ट्री का फैसला आखिरी होता था, रणवीर सिंह के जमाने में ऑडियंस का फैसला आखिरी है। डॉन 3 का क्या होगा? ख्वाइश का बॉयकॉट कब हटेगा? फरहान अख्तर और रणवीर के बीच सेटलमेंट होगा या नहीं? ये सब सेकेंडरी क्वेश्चंस हैं। असली सवाल ये है कि बॉलीवुड का पुराना मॉडल पूरी तरह टूट चुका है। जिस सिनेमा को वो सालों से इग्नोर करते रहे, वही सिनेमा आज किंग है। जिस स्टार को वो बड़ी करना चाहते हैं, उसे बड़ी करने की पावर अब उनके पास नहीं बची। और एक पूरी इंडस्ट्री जो दशकों से ये तय करती थी कि सुपरस्टार कौन बनेगा, आज खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। 2025 में जब धुरंधर रिलीज हुई तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक अर्थक्वेक था। पहली फिल्म ने 1300 करोड़ और दूसरी ने 1800 करोड़ का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर 3000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। बॉलीवुड के दशकों पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी पुरानी बॉलीवुड फैमिली के सपोर्ट के हुआ। रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धार ने अपने दम पर यह साबित किया कि अब बॉलीवुड में गेम बदल चुका है। लेकिन जैसे ही रणवीर सिंह इस ऐतिहासिक सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे, पिक्चर में आए फरहान अख्तर। 2023 में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि डॉन 3 बनने वाली है और रणवीर सिंह इस आइकॉनिक फ्रेंचाइज के नए डॉन होंगे, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद। ये अनाउंसमेंट बड़ी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी बड़ा है। 2023 से 2025 तक 2 पूरे साल फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक नहीं हुई, बार बार रीराइट्स होती रही, शूटिंग शुरू नहीं हुई और फिर जैसे ही धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस तोड़ा, फरहान अख्तर ने अनाउंस किया कि डॉन 3 अब फाइनली लॉन्च होगी। यानी रणवीर की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने का सही वक्त आ गया था। लेकिन रणवीर के कैंप की बात अलग थी। उनका कहना था कि स्क्रिप्ट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई थी, स्टोरी लाइंस अनरिजॉल्व थी और जो स्केल और विजन साइनिंग के वक्त प्रॉमिस हुई थी वो कभी डिलीवर नहीं की गई। इसके अलावा एक और बड़ा एलिगेशन कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने पहले ऋतिक रोशन को डॉन 3 के लिए एक्सप्लोर किया था और धुरंधर की सक्सेस देखकर वापस रणवीर के पास आए। दिसंबर 2025 में रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी। रणवीर के एग्जिट के बाद फरहान अख्तर ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, वो वेट करते रहे। फिर अप्रैल 2026 में धुरंधर 2 आई और एक और ब्लॉकबस्टर बनी और इसके ठीक बाद 11 अप्रैल 2026 को फरहान अख्तर ने FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज में ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज की। FWICE क्या है? ये हिंदी फिल्म्स और टीवी इंडस्ट्री में वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाला अम्ब्रेला बॉडी है। एडिटर्स, डायरेक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉयज, लाइटमैन, कैमरामैन, जूनियर आर्टिस्ट, 38 एफिलिएटेड क्राफ्ट यूनियंस के जरिए 5 लाख से ज्यादा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। FWICE का कहना था कि उन्होंने रणवीर को पर्सनली अपीयर होने के लिए 3 रिमाइंडर्स भेजे हर 10 दिन में। रणवीर की लीगल टीम ने जवाब दिया कि FWICE एक ट्रेड यूनियन है, कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट में उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मैटर लीगल चैनल से रिजॉल्व होना चाहिए। 25 मई 2026 को FWICE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया। मतलब प्रैक्टिकली पूरे बॉलीवुड ने एक एक्टर को बॉयकॉट कर दिया। यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, FWICE की पूरी हिस्ट्री में आज तक किसी भी एक्टर के प्रोजेक्ट एग्जिट करने पर कभी नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू नहीं हुआ। रणवीर सिंह केस नंबर 1 है। FWICE के पिछले एक्शंस देखें। मीका सिंह को पुलवामा के बाद कराची में परफॉर्म करने पर बैन हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था। गौहर खान को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद शूटिंग करने पर डायरेक्टिव मिला, पब्लिक हेल्थ वायलेशन था। दिलजीत दोसांझ को पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करने पर एक्शन हुआ, नेशनल सेंटिमेंट का मुद्दा था। हर पिछले केस में FWICE का एक्शन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ या पाकिस्तान से जुड़ा था। रणवीर के केस में ऐसा कुछ नहीं, ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है एक एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच। और ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ FWICE तक सीमित नहीं है। शाहरुख खान ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि जीरो की फेलियर के बाद 2019 में उन्होंने एक फिल्म को लास्ट मिनट छोड़ दिया था। कोई कंप्लेन नहीं, कोई बॉयकॉट नहीं। सलमान खान और संजय लीला भंसाली की फिल्म क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लास्ट मोमेंट कैंसिल हुई, कोई एक्शन नहीं। अभिषेक बच्चन ने पलटन को शूट से 24 घंटे पहले छोड़ा, कोई डायरेक्टिव नहीं। दूसरी तरफ स्टूडियोज ने भी यही किया है। कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 में 20 दिन की शूटिंग के बाद धर्मा प्रोडक्शंस ने अचानक ड्रॉप कर दिया, कोई FWICE एक्शन नहीं। ऐश्वर्या राय को चलती फिल्म में रिप्लेस कर दिया गया, FWICE चुप रहा। और सबसे दर्दनाक, रणवीर सिंह को खुद बॉम्बे वेलवेट का रोल मिलने वाला था, जो बाद में उनसे छीनकर एक नेपो बेबी को दे दिया गया। FWICE की हाइपोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत सुशांत सिंह राजपूत। मल्टीपल फिल्म्स में सुशांत को सिस्टमैटिकली रिप्लेस किया गया। हाफ गर्लफ्रेंड में उनकी जगह अर्जुन कपूर आए, फितूर में आदित्य रॉय कपूर को लिया गया। इंडस्ट्री आउटसाइडर्स थे, अवार्ड शोज में उनका ओपनली मजाक उड़ाया जाता था। एक सिस्टमैटिक कैंपेन चला उन्हें साइडलाइन करने का। FWICE ने उस वक्त न कोई डायरेक्टिव इशू किया, न किसी प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, न किसी फिल्म मेकर को वार्न किया। लेकिन जब #MeToo एलिगेशंस के बाद साजिद खान को इंडस्ट्री में वापस लाने की बात आई, FWICE सामने आकर उनके सपोर्ट में बोला। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज रणवीर सिंह को बॉयकॉट कर रही है। FWICE के लीडर्स जावेद अख्तर के करीबी दोस्त हैं और जावेद अख्तर फरहान अख्तर के पिता हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। रणवीर सिंह जब तक पुराने बॉलीवुड इकोसिस्टम का हिस्सा था, सब ठीक था। जब उन्होंने आदित्य धार के साथ मिलकर बॉलीवुड का सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज खड़ा किया,
अपने दम पर बिना किसी पुरानी फैमिली के तब अचानक सब एक्टिव हो गए, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये कंट्रोल का सवाल है। दशकों से कुछ फैमिलीज और स्टूडियोज तय करते आए हैं कि स्टार कौन बनेगा, कौन फ्लॉप होगा, किसे चांस मिलेगा। रणवीर सिंह और आदित्य धार ने पहली बार उस कंट्रोल को जेन्युइनली चैलेंज किया है। क्या रणवीर सिंह इस केस में कंप्लीटली ब्लेमलेस हैं? नहीं। डॉन 3 साइन करने के बाद बेहतर कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, कोई कंपेंसेशन स्ट्रक्चर निकालना चाहिए था। FWICE के तीनों कम्युनिकेशंस को इग्नोर करना भी प्रोफेशनली अच्छा नहीं था, लेकिन जो पनिशमेंट मिली वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो एक्शन रणवीर के खिलाफ हुआ वो शाहरुख खान, सलमान खान और अभिषेक बच्चन के लिए नहीं हुआ। स्टूडियोज ने यही किया, उन पर कोई एक्शन नहीं। बेस्ट रेजोल्यूशन अभी भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, फेयर कॉम्पेंसेशन, लीगल क्लोजर। लेकिन जिस तरह से ये बॉयकॉट आया, जिस टाइमिंग पर आया और किसके कनेक्शंस की वजह से आया, ये सब मिलकर एक ही मैसेज देते हैं, बॉलीवुड माफिया को आउटसाइडर्स की सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती।